और अब शुरुआत करें देवभूमि दिन भर की। दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतरीन भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही है। के कर्णधार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके आज विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई है और हमारी नई शिक्षा नीति जिसमें 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्रवेशोत्सव और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में दीक्षारंभ दिवस ये सब जगह मनाए जा रहे हैं। आज दून विश्वविद्यालय में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों को, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जीवन में उच्च शिखरों को छुएंगे, नए आयामों को स्थापित करेंगे। जितने हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बेसिक स्कूल हैं, वहाँ पे हम प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम हर जगह कर रहे हैं। और जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सभी चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, वहाँ हम दीक्षारंभ कार्यक्रम शुभारंभ किया है। और इससे ये होता है कि जो नया बच्चा आता है कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, उसके पुराने बच्चों के साथ में, अपनी फैकल्टी के साथ में, विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ में एक इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और बच्चों को जो है विश्वविद्यालय के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। और ये भी हो जाता है कि भाई अब हमको इस विश्वविद्यालय में 5 साल रहना है, 7 साल रहना है, पीएचडी तक बच्चों को रहना पड़ता है। ये हमने हर वर्ष दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है और पिछले वर्ष आनंद जी आए थे सुपर 30 वाले। बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं और हमारा ये सुबह 11 बजे से चल रहा था, जिसमें हमने अपने यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, ये सारे शिक्षक जिनका दायित्व है उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन सारे बच्चों के आगे रखा, अभिभावकों के आगे रखा। मेनली हमारा उन्हें ये कहने का एक तरीका है ये कि आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं और जो 21वीं शताब्दी की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आप इस विश्वविद्यालय में आपको बहुत। आईआईटी रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट समिट का आयोजन दीक्षांत समारोह हॉल में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। ये बहुत गर्व की बात है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। वही कार्यक्रम में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया, जिन्हें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने G20 के महत्व के बारे में जानकारी दी है। उत्तराखंड में सत्ता संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं तो 10 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन 2 सालों में सीएम धामी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों में अपनी एक खास पहचान भी बना ली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम धामी ने अपनी कार्य कुशलता से पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें सीएम धामी अब पीएम मोदी के चहेते सीएम बन गए हैं। सीएम धामी पिछले 1 महीने में यूं तो 3 बार दिल्ली गए और 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के लिए अनेक सौगातें लेकर के आए हैं। सीएम धामी ने इस बार भी पीएम से मुलाकात की और राज्य को मेट्रो परियोजना, सड़क संरचना, राजमार्गों का उच्चीकरण, धामों और मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तार को लेकर बातचीत की है, जिसमें जल्द ही राज्य को बड़ी सौगात मिल सकती है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि 2024 में जनता अपने आप फैसला करेगी कि धामी विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनाव में इसका फैसला जनता अपने आप करेगी।
की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। देश के प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो असीम प्रेम और लगाव है वो हम सबको दिखता है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी प्रकार की उन्होंने धन की कमी या किसी भी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी प्रस्ताव उनके सम्मुख रखे हैं उन्होंने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पर गए। जब वो दिल्ली दौरे पर जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार है, झोली खाली तो नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ उस झोली में होना ही चाहिए। पता चलेगा कि 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं या सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ते हैं, ये पता चल जाएगा। और अगर विकास क्या होगा तो बात करेंगे विकास की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने राज्य की विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा पार्टी सांसदों को सौंप दिया है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पार्टी को मजबूत करना है। इसके लिए बीजेपी ने विपक्षी दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लाने की रणनीति बनाई है। साथ ही जनजाति व अनुसूचित जातियों के बीच भी पैठ बढ़ानी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसद आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के साथ जन सहभागिता वाले कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सांसदों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास और टिफिन बैठकों में भी शामिल होना है, जिससे उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश किसी प्रकार की चूक ना रहे। इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ बाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजकृष्ण शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं उनको हमने मंगलौर, भगवानपुर, किरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। अनिल बरूनी जी को हमने प्रतापनगर, चक्रता, रामनगर में ककराड़ नाले के आसपास बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में मलबा घुस गया है। घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि बुधवार सुबह 3 बजे और 4 बजे के बीच नैनीताल के रामनगर तहसील अंतर्गत आने वाले भलोन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई, जिसके बाद भलोन क्षेत्र में मलबा घुस गया है, जिससे निर्माणाधीन रिजॉर्ट, ग्रामीणों की जमीन और कुछ वाहन मलबे की चपेट में आकर बह गए हैं। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के आधार पर ओखल ढूंगा गांव में अतिवृष्टि की घटना देखने को मिली है, जिसमें करीब 50 घरों को क्षति हुई है। कल दोपहर बाद से काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन कल रात 3:30-4 बजे के आसपास के घटना है कि वहाँ पर बादल फट गया। ग्राम सभा भलौन और अमगढ़ी के बीच में एक कगराड़ नदी बहती है, उसमें बादल फटा है। उसकी वजह से जो है एक उसके निर्माणाधीन एक होटल है, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। उसका ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह बही हैं और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बहा है। और मेरा उसके बगल में मेरा अपना निजी फार्म था, मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सब डूब गई हैं। शटरिंग का सामान था, 2 गाड़ी ईंटें थी, सब बह गई हैं। 2 अपने फिश पॉन्ड थे, वो जमींदोज हो गए हैं। अभी जो है चूँकि बारिश बंद नहीं हुई है और फ्लड भी कम नहीं हुआ है, इसलिए नुकसान का जो है आकलन करना अभी संभव नहीं है। अगर बारिश बंद होने के बाद, इसलिए सामान्य होने के बाद ही पता लगेगा कि ओखलढुंगा में जो नैनीताल तहसील के अंतर्गत आता है, आज भारी जो वहाँ का स्थानीय नाला डॉन नाला है, उसमें भारी तबाही से लगभग 50 परिवारों को बेघर होना पड़ा है। ग्रामीणों की पूरी जो खेती है पूरी तरह नष्ट हो गई है और लगभग 20 परिवारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलढुंगा में शरण ली है।
स्थानीय प्रशासन से और संबंधित विभाग से ग्रामीणों द्वारा लगातार उक्त नाले में तटबंध की मांग की गई थी, लेकिन आज तक तटबंध का निर्माण न होने से ग्रामीणों को भारी नुकसान और आप उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। साथ ही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे प्रदेश के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश होने की आशंका है। 5 अगस्त तक प्रदेश भर के सभी इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में मानसून सीजन लोक निर्माण विभाग के लिए भारी साबित हुआ है। पुलों और सड़कों के सुधार में लोक निर्माण विभाग को इस बार मोटा बजट खर्च करना पड़ेगा। 15 जून से शुरू हुए मानसून के बाद अभी तक 300 करोड़ से अधिक की चपात पीडब्ल्यूडी को लग चुकी है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश के साथ ही ये आंकड़ा और बढ़ेगा। इस दौरान जहां 2541 सड़कें बंद हुई हैं, वहीं 56 पुलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के 2 और एनएच के 1 भवन को भी नुकसान पहुंचा है। सचिव पीडब्ल्यूडी डॉक्टर पंकज पांडे का कहना है कि पुल, सड़कों और भवनों को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए अभी तक कुल 300 करोड़ से अधिक का आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी वर्षाकाल के 2 माह शेष हैं, बारिश का क्रम भी लगातार बना हुआ है। इससे आने वाले समय में क्षति अधिक होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूँगा कि जो टोटल पीडब्ल्यूडी की सड़कें और पुल मिला के लगभग 300 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है, जो कि हम अगर अपनी सड़क को पुरानी अवस्था में लाते हैं जैसी वो सड़क थी तो उसमें 300 करोड़ करीब खर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा जो 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, इसके अलावा लगातार क्योंकि बारिश अभी जारी है तो आगे चल के ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे पुलों का भी हम लोग सेफ्टी ऑडिट करा चुके हैं, तो अभी वर्तमान में 100 के आसपास पुल हैं जिनको असुरक्षित पाया गया है। कुछ उसमें बंद भी किए गए हैं जो बारिश की वजह से जो खतरनाक स्थिति में आ गए हैं, तो उनके पुलों के भी हम लोग फिर डिटेल्ड उसमें एस्टिमेट्स और डीपीआर वगैरह बनाई जाएंगी, तो उससे और आगे चल के ये जो आंकड़ा है हमारा 300 करोड़ का, ये बढ़ सकता है। बट वर्तमान तक 300 करोड़ हो चुका है, और क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है मानसून का, तो निश्चित रूप से आगे ये और बढ़ेगा। देखिए, कुछ इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से रिक्वेस्ट की गई है, और जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनको भी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। हम लोग यहाँ से रिटर्न में भी भेज रहे हैं। पर्सनली जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था उनको, तो वो भी हम भेज रहे हैं। और जो हमारी अन्य योजनाएं जो चल रही वर्तमान में, राज्य योजना या जो भारत सरकार की और योजनाएं, उनके तहत भी हमने इन रोड्स को प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो अच्छी कंडीशन में। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि शुरुआत में ज्ञापन लेने आए एडीएम से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हो गई। कार्यकर्ता इस जिद पर अड़े हुए थे कि ज्ञापन एडीएम नहीं बल्कि डीएम को ही सौंपा जाएगा। काफी देर तक जिलाधिकारी के नहीं आने पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की सड़क भी जाम कर दी, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता नूह में हुई हिंसा के विरोध में ज्ञापन सौंपने आए थे। ये ज्ञापन हर प्रदेश से जिलाधिकारी कार्यालय से माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा जा रहा है। हिंदू पीड़ा मजाक बनकर रह गई है और ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है। जिलाधिकारी महोदया आधे घंटे की प्रतीक्षा कराकर पीड़ित हिंदू समाज को समय देने के लिए बड़ी मुश्किल से आई है, और उनका व्यवहार इस प्रकार से है कि जितने हताहत हिंदू समाज के लोग हुए हैं, जिस प्रकार की पथराव आगजनी हिंदू समाज को हुई है, वो हंस रही हैं। एडीएम साहब का कहना है अगर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है मौके पर जाइए, और जिस प्रकार का वो प्रतिकार करना है वहां कीजिए। यहाँ क्यों प्रदर्शन करते हैं? इस प्रकार के भाव से अगर प्रशासन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रीट करेगा, हिंदू समाज को ट्रीट करेगा, कहीं न कहीं हिंदू समाज के आक्रोश का यह ज्वालामुखी।
देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत होने से सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक महिला 3 महीने की गर्भवती थी। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी अब देहरादून पुलिस तफ्तीश कर रही है। देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद महिला को प्रताड़ित करने का काम करते थे। ऐसी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर विवेचना की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस हत्या या सुसाइड इसका खुलासा करेगी। थाना वसंत विहार में सूचना मिली थी, जिस पर कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बहन की शादी 2022 में हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति और उसके घर वालों द्वारा उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसके पश्चात कल 1 तारीख को जो है उसके पति, उसकी सास और ननद द्वारा जो है उसकी हत्या कारित कर दी गई और उसके बाद मृत्यु के पश्चात उनको घर वालों को सही सूचना भी नहीं दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पर कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 304B IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके पश्चात विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और जो अभियुक्त है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, पति की गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के तहत देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गीता धामी ने कहा कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है। आज के समय में कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्तनपान आवश्यक है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है और इसे एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह की पूरे देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे। हमारी पीढ़ियाँ पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी जो है जनता, हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनके द्वारा कनिष्क फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर सामाजिक जो है कार्य भी किए जा रहे हैं। और सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार वायरल फीवर, डायरिया और आई फ्लू के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर बदलते मौसम में सबको अपना ख्याल रखने की सलाह दे रहे हैं। बुखार और डायरिया के मरीजों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है और आई फ्लू के मरीजों को धूप से बचने व आंखों को साफ ठंडे पानी से धोने की सलाह दी जा रही है। और मौसम चेंज होने की वजह से जो बुखार आ रहा है वो, और साथ में डायरिया और आई फ्लू के पेशेंट इस टाइम काफ़ी आ रहे हैं, और जिसका उपचार हमारे यहाँ किया जा रहा है। हाँ, इस टाइम लोगों को ये मौसम जो चेंज हो रहा है, पानी ज़्यादा पिया करें ना, उबाल के पानी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।